सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना का खतरा सर पर मंडला रहा है। एहतियात में ही हयात है, लेकिन हयात खुशी और गमी दोनों से मिलकर बनती है। सो गम की घड़ी में आज का दिन खुशखबरियों का दिन भी है। खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है अरबों की सरमायाकारी पाकिस्तानी सनतकारों, ताजरों के लिए दुनिया भर में मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को मुतारिफ कराने का मौका। इसका मतलब है रोजगार के करोड़ों कमाने के मौके। अल्लाह करे हम ई कॉमर्स में इस अहम संगे मील अबूर करने के अमल से दुरुस्त तौर पर फायदा उठा सके। तहरीक इंसाफ बहुत खुश है कि 10 साल से जिस काम के लिए कोशिशें जारी थीं, ये एजाज इसके हिस्से में आ ही गया। लेकिन दूसरी तरफ सियासी मैदान में इसके लिए अच्छी खबरें बिल्कुल नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पे शिकस्त तब्दीली की हैसियत पर सवालिया निशान लगा रही है। नौशहरा, डस्का, वजीराबाद, कराची और अब खुशाब पीटीआई के उम्मीदवारों को कहीं से भी खैर नहीं मिली। ये यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस फिक्र को खत्म करने का वाहिद नुस्खा कारकर्दगी है। अवाम को रिलीफ देना है जिसका अब तक फुकदान नजर आया है। इसकी वजह ना तजर्बाकारी है, कोरोना की वबा है या फिर ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन। वजह जो भी है, इसे हल हुकूमत ने ही करना है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तानी सिफारतकारों से खिताब कर रहे थे। यह बिलाशुबा एक तारीखी खिताब था जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी सिफारतखानों में पाकिस्तानियों से रवा रखे जाने वाले सलूक पर सिफारतकारों को तंबीह की। वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम की सब जगह तहसीन की गई, सिवाय ब्यूरोक्रेटिक सोच रखने वालों के। सच ये है कि सरकारी अफसरान में तकब्बुर, एहसास बरतरी का यह रवैया और करप्शन की आदत 70 साल में इतनी सरायत कर चुकी है कि निजाम का चलन ही ये हो गया है। इसीलिए इसे बदलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इन्हें मुश्किलात से मुकाबला करने में मजा आता है। सो मुकाबला जारी है। इसी मुकाबले से जुड़ी खबर है। आज हम भी वज़ीर-ए-आज़म के गोशगुजार करेंगे जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, लेकिन एलडीए फिर भी धड़ल्ले से मुसलसल अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रहा है। इदारों की ऐसी ही लाकानूनियत करप्शन को जन्म देती है, माफियाज की परवरिश करती है। फिर इसकी तबाहकारियां हमें सरकारी दफातर से लेकर इंतखाबी मैदान तक हर जगह नजर आती है। कराची ने 249 में धांधली का इल्जाम लगा, बात दोबारा गिनती तक पहुंची, लेकिन झगड़ा अब भी जारी है। यह मामला क्या है, हारने वाली जमातें क्या कहती हैं और जीत का ताज पहने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, इसी से आगाज करते हैं। असद खरल बाबा डोगर मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये अब तो सर दर्द बनता जा रहा है। ये कब हल होगा ये मामला? यानी पहले इलेक्शन डे पर जो हुआ, उसके बाद इलेक्शन के अमल के दौरान जनाब सुस्ती हो गई है, रात हो गई है, अभी तक जनाब काउंटिंग यूं नहीं हो चुकी, हालांकि इतने कम वोट डाल रहे हैं उसके बावजूद। अच्छा जी, हो गया, फिर दरखास्तें जा रही हैं, फिर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, वो रिजल्ट रोक रहा है, उसके बाद जनाब दोबारा गिनती की दरखास्त आ गई। अच्छा जी, दोबारा गिनती होती है, वो अमल होता है, उसका फिर बायकॉट हो रहा है, उस पर भी। ये क्या हो गया है ये सिलसिला? अब इसी को समझा जाए। खुशाब पर भी आते हैं। वैसे उसामा साहब, 2 दिन पहले गालबन मैंने ये कहा था कि ये मामला रीकाउंटिंग से रीपोलिंग तक जा सकता है। मैंने कहा ये मैं खबर दे रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है। आपको याद है, नाज़रीन को भी याद है, डोगर साहब को भी याद होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें, यानी अब देखें ज़रा, यानी जो रीकाउंटिंग हो रही उसकी दरख्वास्त किसने दी थी? नून लीग ने। उनकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हस्बे रवायत जिस तरह 3:30 बजे डस्का के लिए चंद आपको पहले कैसे पता लग जाता है खरल साहब? पोलिंग। अच्छा नहीं, मैंने क्या पता लगना है, मैंने चूहा साढ़े हमने जगह पे छोड़े हुए हैं, रिपोर्टें आ जाती हैं डोगर साहब को मुझे, क्योंकि हमारे बंदे जो हैं, जो उस वक्त तो कहते हैं एएसपी था वो आईजी के ही हैं, रिटायर हो गए। इस तरह जो इंस्पेक्टर था वो डीजीएफआई या एडी से पहुंच गया, जो
एडी था, वो डीडी डीजी थे, और चेयरमैन और नायब ये इस तरह जो सिविल जज था वो सुप्रीम कोर्ट, वो तो नहीं खैर पहुंच सकता, लेकिन जस्टिस लाहौर वो सुप्रीम कोर्ट। अब इस तरह ब्यूरोक्रेसी में जो बाबू आए थे, जो एसी थे, वो कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई 22वें ग्रेड पे पहुंचे हुआ है। तो जब 20-30 साल हो जाता है तो फिर हमारे अब देखें, नून लीग की ख्वाहिश थी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने, हालांकि जो बात मैंने कही कि उन्होंने कोई वाज़ेह निशानदेही नहीं की, तो जो कि उनकी पहली मुस्तरद भी होगी थी नून लीग की, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने बाहर निकाल नहीं दी ना। अब नून लीग ने चूँकि अब कह दिया है तो लिहाजा ये तो रिकाउंटिंग होनी है, और हालांकि बताना पड़ता है ना कि इस हल्के में इस पोलिंग में हुई है, इसमें हुई है, और उसमें ये वायलेशन हुई है, और उसके ऊपर रिकाउंटिंग होती है ना। सारे हल्के पे तो नहीं हो सकती। ये तो कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, बार उनको मिल जाता है इंसाफ भी, टेक्निकल जस्टिस हफ्ते को जमानते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है उनको। फिर भी उसके बावजूद वो इदारों को हमेशा दशनाम तराजी करते हैं, और जब उनको इंसाफ मिल जाता है फिर धांधली नहीं होती, जब नहीं मिलता तो फिर धांधली हो जाती है। अब ये हैरान कुन बात है, बड़ी मजेदार है। अब नून लीग दरखास्त गुजार है, और MQM और पाक सरजमीन पार्टी PSP और तहरीक इंसाफ हुकूमती पार्टी भी, ये सब ने बाईकाट कर दिया जी रिकाउंटिंग का। अब ये बात, ये तमाशे लगते रहे हैं जो आप वक्फे वक्त से 249 जो NA है उसके हवाले से आगे क्या हो रहा है। अच्छा, कि अब रिटर्निंग अफसर जो है उस पर मुतलका हल्के के फार्म 45-46 के अदम फराहमी और वोटों के थैले की सील टूटने का इल्ज़ाम आयद किया उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने एहतिजाजन वोटों की दोबारा गिनती का बाईकाट करते हुए दोबारा इंतखाब का मुतालबा कर दी। हाँ जी, अब मुझे बताएं, मैंने कल ये परसों बात की थी, ये सारा तमाशा ये कहते हैं प्री खरल साहब, ये तो आप जाहिर है हर तरफ मीडिया में बात होगी, सोशल मीडिया में भी ये चलेगी कि असद खरल ने पहले भी अंदर की खबरें दी, आज भी दी, और वो कुछ हो रहा है। मैंने को वही तो नहीं नाज़िल होती हमारे ऊपर, हम तो उन्हीं इदारों से कह रहे हैं। देखें ना, सारा मैच फिक्सिंग क्या है कि नून लीग, PTI, खरल साहब नहीं, PSP, MQ सब एक पेज पे आ गए। पता नहीं, आपको पहले दिखा लेते हैं, एक पेज पे आ गए हैं, उन्होंने सारों ने कह दिया। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था रीपोलिंग का, मैंने कहा था, फवाद चौधरी का हवाला दिया था। अब नून लीग भी कह रही रीपोलिंग, PSP भी कह रही है, दोबारा आते हैं। आज खबरें बड़ी अहम है, शहबाज शरीफ साहब पर भी आना है मुझे, वो भी जा रहे हैं मुल्क से बाहर। फिर बाबर साहब की ये खबर, अब कोई पहले तो इस पे और खुशाब पे से निकलेंगे तो शहबाज की परवाज पे बात करेंगे। तो कई महीने पहले इस तरह की खबरें दे दी थी। बाबर डोगर साहब, ये क्या चक्कर है? अब फॉर्म 45-46 क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई दिखा दें। 45 में यह है कि किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले, उस फॉर्म पे लिखा हुआ है। 46 में यह है कि कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने बॉक्स में डले, उसमें लिखा हुआ है। तो ये कितनी को बड़ी बात है, दिखा देते, मामला खत्म होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसामा साहब, अब मसला ये कि इलेक्शन कमीशन सिंध जो है वो पार्टी का नॉमिनेटेड है, वफाकी जो है वो PTI और नून लीग का नॉमिनेटेड है। असल इशू तो ये है कि जब आप थैले खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उसकी सीलें बंद होनी चाहिए, और फॉर्म 45-46 जो है उसकी कॉपियाँ जो है वो सबके सामने होनी चाहिए, सारे कैंडिडेट के सामने होनी चाहिए। अब ना उन्होंने फॉर्म 45-46 की कॉपियाँ दी, थैले की सीलें खुली हुई थी। मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर इलेक्शन कमीशन एक हल्के में प्रॉपरली इलेक्शन भी नहीं करवा सकता, वहाँ पर वोटिंग भी नहीं करवा सकता, गिनती भी नहीं करवा सकता, तो फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन इसके अलावा करना क्या है? डस्का के इलेक्शन में भी यही हुआ, वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाया गया। अब यहाँ पर जो है नहीं छोटा सा डॉक्टर साहब, फॉर्म 45-46 ना देने की वजह बड़ी क्या एटम बम का फार्मूला है? नहीं मुझे ये बताएं ये, और मैंने अभी जो कल बात की ना परसों, आज मुफ्ती इस्माइल साहब ने वो उनका जी वो ऑडिट कराया जाए, वो कह दिया जी ऑडिट, उनका ऑडिट नहीं करा रहे। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, क्या फॉर्म 45 और 46 दिखाना ये कौमी राज है कोई? ये कोई एटम बम का फार्मूला है? ये राइट है, ये राइट है जो काउंटिंग में मैं बताता हूं ना, बाकी थोड़ी सुन ले, 2 चीज चादर बड़ी अहम है। अब मुफ्ती इस्माइल साहब ने बताया, मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि फॉर्म 45 और 46 देने से मना कर दिया गया, और मुकम्मल ऑडिट जो मैंने 2 दिन पहले कहा था कि फराजी कार्ड की वो बात कर देंगे, उनका इनकार उससे भी कर दिया गया। इनका कहना था कि जो फॉर्म 45 मिले थे अब उनको मिल भी गए, एक दिखाया भी नहीं फिर मिल भी गए, उसमें 167 पर दस्तखत नहीं थे इलेक्शन वाले दिन की, जबकि आरओ काउंटर फाइल भी नहीं दिखा रहा, तो ऐसे में गिनती बेकार है। अच्छा आगे आ जाता है, जो ये जो हुआ है इस दौरान 10-15 मिनट जो वोटों की गिनती का अमल तत्ल का शिकार हो गया, 12 बजे फिर हो गया। छोटा सा मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून जो है और PSP आपस में बाईकाट कर दिया, नून लीग के जो अगली खबर पर जाना अगले पे आ जाते हैं। अब आ जाता है इसके बाद खुशाब पे आ जाते हैं, फिर शहबाज की परवाज पे भी आ जाते हैं। खुशाब के हवाले से ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, आप देखें जगह जगह मार्के हो रहे हैं,
पंजाब के अंदर पीपी का हल्का, वारिस कल्लू के साहबजादे नून लीग के उम्मीदवार असगर कल्लू है गालबन उनका नाम, 73,000 वोट लेकर वो कामयाब हो गए हैं जो ज़मीनी इंतखाब है। अब मामला ये है कि पता है इशू क्या है, 4 दफ़ा उनके पास सीट थी, अब मेरे ख्याल 5वां उनका इलेक्शन है। ठीक है, ये जो होता है ना, वोट सुन लें, सिंपथी का वोट, जब किसी का बाप मरता है ना या MNA MP फौत होता है, अच्छा, तो उसका बेटा या बेटी है, पहली दफा उसको सिंपथी का वोट भी मिलता है। ये हमने देखा है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे हल्कों में डॉक्टर साहब ने देखा है, पहली मर्तबा। इस पर तो पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद भी दे दी है, जबकि पीपल्स पार्टी को यहां से सिर्फ 235 वोट मिले हैं, जमानत भी जब्त होती है इस तरह तो, और यहां पर भी कालिदम TLP जो है वो तीसरे नंबर पर आई है। तो वो मुबारकबाद लेने के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, वो मुबारकबाद ताकि हमें कराची के NH 249 पे दें, इसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। एक मुबारकबाद बाबर डोगर साहब नून लीग के लिए और बनती है, एक मुबारकबाद नून लीग के लिए बनती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जमानत पर रिहा होने के बाद अब दोबारा वो लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं। दरवाजा खटखटा दिया उन्होंने कि उनको इलाज की जरूरत है और वो फिर इसलिए अब लंदन जाना चाहते हैं। भतीजी से पहले चचा की परवाह दायर कर दी है। जी जी ठीक है। अच्छा बाबर साहब उसामा साहब, शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट हुए हैं, हुकूमत ने उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। अब उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, ये सारा कुछ। लेकिन असल इशू ये है कि शहबाज शरीफ जब से तकरीबन 1 महीना हो गया उनको रिहाई पाए, अभी तक आप देखिए कि उस तरह से सियासत में एक्टिव नहीं है। मासवा ट्विटर के या कोई 2-4 लाइनें वो मीडिया में उनकी आ जाती हैं, इसके अलावा वो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे। इसी तरह से हमजा भी आप देख लें कि उस तरह से एक्टिव नहीं है। जबकि मरियम, ख्याल ये किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो मरियम जो है वो थोड़ा सा पीछे चली जाएंगी और शहबाज शरीफ फ्रंट लाइन पर आएंगे, लेकिन मरियम उनको फ्रंट लाइन पर आने का मौका नहीं दे रही। मरियम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ये समझ रही है कि नून लीग उसकी वजह से है, नून लीग की जो सरपरस्ती है वो उसका राइट है। अब वो जिस तरह से इत्तेजाज असद साहब ने कहा था, बिल्कुल मरियम ये समझती कि बाप के बाद अब नून लीग पे उसका राइट है और वो चचा को स्पेस देने को तैयार नहीं है। आप देखें कि वो जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसका जो रिज़ल्ट आया, चाहे वो डस्का का है, चाहे वो कराची का है, चाहे वो नौशहरा का है, चाहे वज़ीराबाद का है या खुशाब का है, वो ये समझती है, मरियम ये समझती हैं कि ये उनकी वजह से है, ये उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये सारी फतूहात हो रही हैं। और वो समझ रही है कि उनका जो बयानिया वो बड़ा मजबूत जा रहा है। हालांकि PMLN के अंदर एक शदीद रिफ्ट है। मैं आपको बताऊँ कि PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी जो मेजॉरिटी है उसमें चाहे ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा सारफीक है, याद सादिक है, ये जितने भी राना तनवीर है, ये सारे समझते हैं कि मरियम जो है इसको हमने फ्री हैंड दिया, इसने PDM के ज़रिए से पार्टी को बिल्कुल एक बंद गली में ले जाके खड़ा कर दिया और अब शहबाज शरीफ जो है वही इसको बाहर निकाल सकते हैं। शहबाज शरीफ को अब सीनियर पार्टी लीडरशिप ये चाह रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाएं, नवाज शरीफ से बात करें कि मरियम जो है इनको बैक स्टेप पे लेके आया जाए और शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पे जाएं। मरियम जो शहबाज शरीफ को स्टेप को नहीं दे रही, ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रही और वो अभी तक पार्टी को होल्ड किए हुए हैं। शहबाज शरीफ अपनी कतन ये पसंद नहीं करते कि पार्टी के मामलात में मरियम का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो। वो बीइंग प्रेसिडेंट पार्टी पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं और वो नवाज शरीफ से बात करने जा रहे हैं कि जनाब मरियम को फिलहाल आप पीछे करें और मुझे पार्टी चलाने दें। मरियम का अभी फिर कोई फ्यूचर नहीं है, नवाज शरीफ का इस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं है अभी, और अगर कोई ब्रीदिंग स्पेस किसी को मिल सकती है तो वो शहबाज शरीफ है। और ये भी एक चीज़ है कि शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबित हैं और ये चीज़ जो है इससे लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का चांस बन सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि अगर नवाज शरीफ खामोश हो जाए और मरियम चुप करके जाके जाती उमरा में बैठ जाए। इन दो सूरतों के अलावा नून लीग का चांस नहीं है, ये शहबाज शरीफ समझते हैं और यही चीज़ वो नवाज शरीफ को समझाने जा रहे हैं। सही। अच्छा वसत खरल साहब, इसमें कानूनी नुक्ता क्योंकि आप हमसे बेहतर समझते हैं, अब क्या इससे शहबाज शरीफ साहब का केस कमज़ोर होता है कि नवाज शरीफ बाहर गए, अदालतें बुला रही हैं, नहीं आ रहे और ज़मानत दी हुई थी शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उस दिन अदालत में खुद मौजूद था, मैंने सारी कार्रवाई खुद देखी थी, बार बार इसमें वक्फा आता रहा, बार बार वो उसमें कुछ चेंजेस भी होते रहे,
तो अब ये फैसला तो जाहिर है अदालत ने करना है, और जो अदालत का फैसला होगा वो हमने मानना है, वही ठीक है। मगर अभी तक जो पोजीशन है, एक होता तो है नजर आता है कि ये केस में कमजोर है या ठीक है, उसके बाद तो अदालत में कोई नुक्ता आ जाए, हम क्या कह सकते हैं। आपको एक साफी के तौर पर इतना आपने अदालतों को देखा हुआ है, आपकी कई पिटीशंस पाकिस्तान के लेवल पर हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, आप मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स बलूचिस्तान तक हमने देखा है, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ का केस इस वजह से कमजोर है या मजबूत है? किस हवाले से यानी कमजोर है कि ईसीएल से नाम जब ब्लैक लिस्ट से बाहर निकल सकता है, इस हवाले से बात कर रहे हैं जी? मुल्क से जाने के लिए तो निकल, जब चाहेंगे चले जाएंगे, जब चाहेंगे शहबाज जब चाहेगा बर्बाद कर लेगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं। मैं एडवांस बता रहा हूँ, फैसला अदालत ने करना। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं फैसला अदालत ने करना, जब चाहे तो शहबाज शरीफ साहब जब चाहे, उनको कोई नहीं रोकेगा। रोक सको तो रोक लो, आप रोक नहीं। क्या बात कर रहे हैं खरल साहब आप? मैं कह रहा हूं जाएंगे बाहर। मैं खुद वहां पर मौजूद था अदालत में, मेरी बात सुनिए। मर्जी मौजूद होना मैं पता अदालत है, में खुद मौजूद था। 50 रुपए का उन्होंने गारंटी दी थी, शहबाज शरीफ ने दिया था 50 रुपए का लिख के। इफेक्ट नहीं है तो भाई मुझे बताया, लेकिन वो कह ना कि मैं वापस आ गया था, नहीं कह रही कि नवाज शरीफ भगोड़े हैं। कौन शहबाज? आप नवाज शरीफ को वापस बुला रहे हैं या शहबाज शरीफ को गारंटर को रोक रहे हैं? यहाँ पे 50 रुपए स्टाम्प वाले को रोकेंगे? नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो जो गारंटी जिसने दी हुई है उसका केस कमजोर नहीं होगा? कि तुम भी पहले तो तुमने कहा था कि उसको लेकर आओगे, आज अदालतें बुला रही हैं, आप बड़े बोले तो हैं उसमें आप वकील भी है माशाल्लाह, जस्टिस साहब सारा, आपकी फैमिली सारा, आप भाई आपके सेक्रेटरी बार, और बड़े माशाल्लाह अभी भी एडवोकेट जनरल और उधर ऑफिस में यानी बड़ा माशाल्लाह प्रोएक्टिव है बड़े केसेस में। और मुझे आप जनाब दर्जा आइनी माहिर का भी साथ दे देते हैं, वो आपकी मेहरबानी है। मामला उसामा साहब ये है, आप कितने भोले का क्या 50 रुपए स्टाम्प वाले गारंटर को 1.5 साल हो गए हैं, किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने फिटे मुंह नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, कोर्ट में नहीं हुकूमत गई, मरियम की बेल कैंसिल कराने के लिए नहीं, उनकी सजा काल उस पे ऊपर नहीं, चुपचाप है। मतलब जो शहबाज शरीफ साहब को किसी ने पूछा, कुछ सम्मन नोटिस तलबी, मतलब कोर्ट की नहीं, मैं हुकूमत भी कह सकती थी ना कि जनाब गारंटर को पकड़े, गारंटर को कहें, इसको बंदे पीछे लग जाते हैं। आम बंदा भी वो मुद्दई कोर्टों में जाकर रौला डालता है कि जनाब इसको पकड़ा जाए, देखें जी उसका गारंटर था, जमानती है, इसकी जमानत फोरफीट करे, ये करे वो करे। कोई गया बंदा, वो मैंने आपने तो शोर नहीं मचाना, वो तो हुकूमत ने बाकायदा इदारों ने जाना था ना हाई कोर्ट में कि जनाब देखें जी गारंटर इधर दिनदार है, वो उधर दिनदार है। कोर्ट आपको लगता है कि हुकूमत भी चाहेगी शहबाज शरीफ जाते हैं तो जाएं, मरियम भी चाहेगी जाते हैं तो जाएं, तो उसको वो उस तरह से हुकूमत के क्या फर्क पड़ता है भाई? हुकूमत के चाहने के ना, उसामा साहब जब मामला अदालत में होता है ना, ऑनरेबल कोर्ट में होता है, तो फिर हुकूमत बेचारी की क्या मजाल है? ओके नहीं, वो केस उस तरह लड़े ही ना, क्या केस ही कमजोर लड़े जानबूझ के। उसामा साहब शहबाज शरीफ का आपको पता है 90 से उनको बीमारी है ना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। जब चाहे वो कैंसर सर्वाइवर बन जाते हैं भी, ये जारी बात है, वो कहते हैं नहीं मैं हूं, और होंगे भी यकीनन, मैं ये नहीं कह रहा जी, वो तो फिर उनको पेन भी होती है बैकबोन की, आपको पता 90s में भी पेन टेक्निकल जस्टिस वो तो बाबर साहब को पहले पता लग जाता है। अच्छा, अब मैंने 10 दफा नोट किया, बाबर साहब ने 10 दफा बताया कि अब दर्द होगी, और वो 10 दफा ही वैसे हुआ। अच्छा, अब मसला ये है उनको दर्द जाग पड़ी है और उन्होंने जाना भी है, और उनका जाना ठहर भी गया। पता वजह क्या है? जो डोगर साहब ने इतनी लंबी बात की आपने की कि नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने जा रहे हैं, क्या डोगर साहब ये बात भूल गए, उसामा साहब नाज़रीन भूल गए हैं कि ये वही शहबाज शरीफ बरादर खुर्द है नवाज शरीफ साहब के, जिनके सदर बनाने के लिए और वज़ीर आज़म बनाने के लिए वालदा मोहतरमा मरहुमा शमीम साहिबा, जिनको मतलब बड़ा शरीफ ख़ानदान के रख रखाव में मानता हूँ, ये बहुत रवायात है कि वालदा की इज़्ज़त तकरीम में कोई भाई की तरह शहबाज शरीफ वालिद की जगह पे उनको एहतराम देते हैं, कायद की जगह पे, और ऐसे हाथ बांध के उनके सामने ऐसे झुका के नजरें खड़े होते हैं, आंख उठा के नहीं बात करते, वो नवाज के सामने ऐसे खड़े होते हैं जिस तरह उनके सामने आईजी वगैरह खड़े होते थे। अब मामला यह है कि उन्होंने बकायदा लाहौर से इस्लामाबाद जाके अपना दुपट्टा शहबाज नवाज शरीफ के कदमों में गिरा दिया जब पनामा केस में नायल हुए कि ये भाई सगा है, सुतेला नहीं है, इसको सदर बनाओ, इसको वज़ीर आज़म बनाओ। नवाज शरीफ ने थोड़ी देर के लिए, सदर के पहला मामला था सदर का, उन्होंने मान लिया, अनाउंस कर दिया। उसके बाद मरियम साहिबा और मरूमा के लिए अनाउंस कर दिया, कपात डाल दिया, आगे आते हैं ना, कपात डाला, उन्होंने अपनी बात से फिर गए। फिर उसके बाद उन्होंने वजारत उज़्मा के लिए कहा, रो रो के हाथ जोड़े कि बेटा खुदा के लिए ये सगा भाई है, तुझे धोखा नहीं देगा, इसको वज़ीर आज़म बना दो। उनका हाँ बना देता हूं। फिर कहा उन्होंने, उसके बाद अब फिर मुकर के सुन ले। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी जाएगी जब वो नवाज शरीफ साहब से मुझे ये बताएं, आपने इतना सादगी से सुन ले, इतना सादगी से कह दिया
कि नवाज शरीफ साहब आप जो पॉज पे चले जाएं, खामोश हो जाएं, मरियम साहबा को बिहाइंड द सीन कर दे, बैक बर्नर पे ले आए, और हमजा शहबाज और शहबाज जो है वो फिरे, और गलियां होगी सुंजियां, शहबाज यार फिरे, और नवाज शरीफ उधर धक्के खाता फिरे पकौड़ा बन के, और मरियम इधर क्या तो नवाज शरीफ के पास चॉइस क्या है? मुझे पता है क्या चॉइस है। वो खुद डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ये हाथ बांधे खड़ा होता है शहबाज शरीफ, इसकी जरूरत नहीं है। ये भाई के सामने आंख उठा के जो बात नहीं कर सकता, आंखों में आंख डाल के, ये सारे जो आप बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं। अपडेट्स के बाद बताएंगे। नाकाबिले यकीन 50,000 पाकिस्तानियों के 1.5 लाख बैरून मुल्क अकाउंट, खुफिया अकाउंट का पता लगा है, और 7 से 8 अरब डॉलर इनमें है, और पाकिस्तान के इदारों के हाथ ये सब कुछ आ चुका है। इंफॉर्मेशन इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल इस मुल्क ने देखे, इस गरीब मुल्क ने देखे, और हर कोई दुखी हुआ कि किस तरह से इस मुल्क को लूटा गया। कभी हम स्विस अकाउंट्स का सुनते हैं, कभी सर महल का सुनते आए, कभी हम एवन फील्ड फ्लैट्स का, बल्कि उन महल्लात का सुनते आए, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन अब एक और इस तरह का स्कैंडल सामने आ गया है, और ये लग रहा है कि ऐसा स्कैंडल है कि इस पर तो शायद अमल दरामद हो ही जाएगा, क्योंकि 50,000 अकाउंट्स हैं। अब ये इसमें सिर्फ ये नहीं तखसीस के जी ये सियासतदानों के हैं, ये जी ज़ारी साहब की बात हो रही है, नवाज शरीफ की बात हो रही है, या किसी और की बात हो रही है। ये बहसीत मजमूई जो अमीर लोग हैं इस कौम के, इस मुल्क में बैठे, उनके खुफिया अकाउंट्स 50,000, कोई 1,000-2,000 नहीं, 50,000 खुफिया अकाउंट, 50,000 लोगों के 1.5 लाख अकाउंट, 1.5 लाख अकाउंट्स हैं, और इनमें 7 से 8 अरब डॉलर बताया जाता है। 7 से 8 अरब डॉलर, आप अंदाजा लगाएं, इतना पैसा है इन लोगों के पास। बाबर डोगर साहब, ये अगर पैसा वापस आ गया मुल्क में, तो ये तो हमारे तो कितना कर्जा उतर जाएगा। ये जो गरीब के लिए कुछ बचता नहीं है बजट में, ये तो हम एक साल में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। उसामा साहब, इस दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ये एक फर्म है, इसने इसकी मदद से ये सारे खुफिया अकाउंट जो है ये आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन ये अभी खुफिया हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो पैसे हैं ये दुबई, मलेशिया, लंदन, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, कोरिया में ऐसे खुफिया अकाउंट्स हैं जिनमें को 7-8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के। तो इसमें कौन सी ऐसी क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन है उसामा साहब? यहाँ तो उनके नाम सामने आते हैं कि कौन कौन से लोग हैं और कितना कितना पैसा पड़ा हुआ है। आपको याद होगा जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक़्त भी एक चीज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटी आई, बहुत ज़्यादा मीडिया में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई कि बेताशा से पाकिस्तानी हैं जिनको तो कोई 40-50 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं और ये सारे पैसे जो हैं ये वापस लाए जाएंगे। मसला ये नहीं है, गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स हैं, किसका पैसा कितना है, कहाँ पड़ा हुआ है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि वो पैसा वापस कैसे लाया जाएगा, किस एग्रीमेंट के तहत ये ममालिक इन लोगों ये पैसा वापस कर देंगे और क्यों करेंगे, किस तरह से गवर्नमेंट ये पैसा वापस लेके आएगी। एक बंदे ने चले मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से, इलीगल चैनल के ज़रिए से लाखों अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए और वो बंदा भी बाहर चला गया है। आप उसको कैसे पकड़ेंगे, किस चार्ज पे पकड़ेंगे, कैसे? पहले तो आप ये साबित करें कि ये करप्शन का पैसा है और ये इलीगल ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद वो जो मुल्क है वो आपसे कोऑपरेट करे, उसके साथ आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, उस एग्रीमेंट के तहत वो पैसा वापस आए। अदरवाइज़ मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। ये तो 6 महीने 8 महीने साल के बाद एक आधी ट्रेन की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया जाता है कि इतने बेनामी अकाउंट जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और इतना पैसा जो है बाहर बैंकों में पड़ा हुआ है। ये तो जब मैं तो बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि अरबों खरबों डॉलर पाकिस्तानियों के कभी स्विस बैंक्स में पड़े हुए हैं, लंदन में पड़े हुए हैं, अमेरिका में पड़े हुए हैं, फ्रांस में पड़े हुए हैं, जर्मनी में पड़े हुए हैं, यूएई में पड़े हुए हैं, सऊदी अरब में पड़े हुए हैं। मसला ये पैसे वापस कब आएंगे, कौन लेके आएगा, किस तरह से आएंगे? कोई गवर्नमेंट ने कोई इस तरह की कोई कमेटी बनाई है, कोई कमीशन बनाया है जिसको ये कहा कि आप वो देखें कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत ये पैसा वापस आएगा। ये बस ये लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा दिए जाते हैं कि जी अरबों डॉलर आने वाले हैं और इससे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। उससे जिस तरह से आप कह रहे हैं हम अपने कर्जे उतार देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे।
आज तक 1 रुपया एक आना तो नहीं आया। हाँ, हमने जो दुनिया के पैसे देने होते हैं वो बड़े आराम से बाहर चले जाते हैं, वो तो जिसने लेने होते हैं वो हमारी गर्दन पे अंगूठा रख के लेके चला जाता है। यहाँ पर तो ये हालात है, लेकिन जो हमारे पैसे हैं उस समय साहब वो तो डूब गए हैं, वो वापस नहीं आने। मेरा नहीं ख्याल कि हमें हवा में तलवारें चलानी चाहिए, इससे कुछ नहीं होना। जो आपने जो करना है वो करके ही आपको कुछ मिलना है। आप अपनी इकोनॉमिक साइकिल को बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें, पैसा बाहर जाने से रोकें। जो इकदाम अब आप उसको रोकने के लिए कर सकते हैं वो कर लें। ये कि बाहर से लूटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक सुहाना ख्वाब है। ये आपको ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाने वाला इशू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आपने उसने ठहर जाए एक मिनट दे दें, एक मिनट बताएं, मुझे एक बात बताएं। आसिफ अली जरदारी ने अरबों डॉलर बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेजे, नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेजे। ये वो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुई, JITs बनी। JITs ने आपको बताया कि ना ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इतना अरबों डॉलर बाहर गए हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान के अरबों रुपया उस पर लग गया अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन पे और ये सारे इश्यूज पे, या बेतहाशा लोग बाहर भेजे गए इन्वेस्टिगेशन के लिए और मुस्लिम ममालिक में गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आए, JITs बनी। JIT ने अपनी रिपोर्ट दी, 2-2 हज़ार सफ़े की रिपोर्ट्स है, एक एक चीज़ की डिटेल है। आपने अभी तक कितना पैसा रिकवर किया? वो पैसा जिसके मुल्ज़मान आपके हाथ में थे, आपने उनको कोर्ट्स में ट्रायल करवाया, सारा कुछ करवाया, JIT में, हर चीज़ में, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें साबित हुई। उसके बावजूद आप कितना पैसा रिकवर कर सकते हैं? मुझे एक चीज़ बता दें, वहां से तो आप 1 रुपया नहीं कर सके, यहाँ पे बिनामी अकाउंट से आप कह रहे हैं कि नैब को ही देख लें, सैकड़ों अरब रुपया रिकवर हुआ है, सैकड़ों अरब रुपया। और नवाज शरीफ को सजा तो हुई, आखिर जरदारी साहब केसेस तो भुगत रहे हैं। सजा को मैंने क्या करना है? सजा को मैंने क्या करना है? पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने क्या करना है? हमें तो लूटा हुआ पैसा चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। सिंध में पकड़ा गया सर, वो आया है, सैकड़ों अरब रुपए आया है। मेरी अर्ज सुन लें, इन खानदानों से नहीं आ सका, इनके फ्रंटमैनों से तो आया है। ये जो नैब जो कह रही है ना कि हमने पता नहीं 70 अरब या 80 अरब रुपया जो है लोगों का रिकवर करके दिया है, ये वही उसी तरह का 70-80 अरब रुपया जो पंजाब गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने सरकारी ज़मीनों पर 200 अरब रुपए के कब्जे या 700 अरब रुपए के कब्जे छुड़वा दिए। थोड़ा सा जो उनकी बात है ना, थोड़ा सा मैं करता हूँ क्लैरिटी। जिस तरह उन्होंने कहा कि आप देखें ना, सिंध में जो गंदम की खुर्दबुर हुई, 11 अरब से जायद सिर्फ नैब सखर ने बाकायदा रिकवरी की और सिंध गवर्नमेंट को हवाले की है। यानी उनसे जो गंदम की खुर्दबुर्द हुई थी, जो स्मगलिंग वगैरह हुई थी, ये एक सिर्फ केस में नहीं। जो आप कह रहे हैं ना स्टेट लैंड को रिकवरी करके वो अरबों रुपए शो कर देना, वो एक और चीज़ है। नैब चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केस में अरबों रुपए अब तक रिकवर कर चुके, कई 100 अरब। डबल शाह स्कैम है, सोसाइटियों के मुतासरीन है, PCBL कोऑपरेटिव स्कैंडल है, आपको पता डबल शाह के हज़ारों लोग हैं, ईडन स्कैम्स है और बहुत सारे स्कैम्स हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। इस तरह नैब जो है प्ली बार्गेन के जरिए मुख्तलिफ लोगों से ले चुके हैं। हाँ, जो ताकतवर मुलज़म है ना, जो ये बात मैं आपके साथ हूँ कि बेनामियों को पकड़ा जाता है, फ्रंट मैन से प्ली बार्गेन की जाती है, लेकिन जो उनके मास्टर माइंड है ना, जो ऊपर टॉप मैन है, अब देखें ना प्ली बार्गेन जरदारी के केस है, मुझे भी छोटे लोगों से 7 से 8 अरब का पता लग जाना, 50,000 लोगों के नाम आ जाना, 1.5 लाख अकाउंट्स का पता लग जाना, इसके बाद तो देखा जा सकता है कि ये लोग यहाँ कितना टैक्स देते हैं, कैसे समझ जा सकता है। क्या आप भी बाबू डोगर साहब की तरह उतने ही नाउमीद हैं? नहीं, मैं नाउमीद पाकिस्तान की जो बता रहे हैं बाबा साहब वो सही है। सुन ले जरा, सुन ले थोड़ा सा। 50,000 पाकिस्तानी और 1.5 लाख खुफिया अकाउंट, ये होती है एक स्टीरियोटाइप, इसको कहते हैं धमकीरी छोड़ना, इसको कहते हैं टेबल न्यूज़ आम एक सेंस में। अब वो 50,000 पाकिस्तानी जो हैं और 1.5 लाख जो उनके अकाउंट हैं और 40 मुल्कों में उन्होंने छुपाई है, ये वो लोग हैं जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान यकीनन वही होंगे ना। इसमें आगे 8 अरब डॉलर के उनके जी खुफिया साथ से आगे बड़ी धमाका की खबर आ गई। दुबई, मलेशिया, लंदन, स्पेन में अरबों की जायदादें, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कोरिया में भी ये साथ से। अब करप्शन पे जो आप, अब मुझे ये बताएं, एक इसमें अहम बात है, ये जो OECD जो है ना, जो इन्होंने इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बैनुल-अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है इकनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, OECD, इन्हीं की बुनियाद पर जो फराम की गई है जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब के जो बैरून मुल्क दिए, मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, वो जो उनके खिलाफ तहकीकात हुई, ये इसी बुनियाद पर हुई। अब मामला आगे आ जाता है। अब FBR को मिल गया ये डाटा,
स्टेट बैंक को मिल गया, FIA को मिल गया, नैब को मिल गया, SCP के पास भी चला गया। मुझे उसामा साहब ये बताएं जी, सबसे पहले तो ये है कि क्या ये पैसा काला धन है, क्या ये हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से किया, क्या ये इल गॉटन मनी है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग तो तब होगी ना कि ये किसी ने यहाँ पे मंशियात फरोशी की, किसी ने यहाँ पे करप्शन की, करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुआ और उसने पैसा देखिए ना बाहर भेजा, बाहर भेजना हवाला हो सकता है, सुन लें, हवाला हो सकता है, हुंडी हो सकता है, कैपिटल ऑफ फ्लाइट हो सकता है, लेकिन उसको जब मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि उसको धोना, यानी गंदे पैसे काले को सफेद करना। साहब ये खुफिया है, ये FBR के पास नहीं होंगे, इनका रिकॉर्ड FIA के पास नहीं होगा, रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड को छोड़ देना। खुफिया तो मतलब है कि आपने क्यों खुफिया रखा? अच्छा सुन, चेक करें कि खुफिया इसलिए रखा कि उसको यहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि उतने पैसे आपने टैक्स नहीं दिया। इसमें बड़ी अहम बात है, सुन तो ले, अहम बात है, खुफिया आपने कह दिया FBR के पास चूंकि टैक्स में नहीं शो किया आगे इसलिए खुफिया कह लिया। पहली बात तो ये है क्या ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है या वहां पे उन लोगों ने कमा के रखा है, इसमें यह डिटरमिन नहीं है इस रिपोर्ट में। बाद में समझे, मैं अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, डोगर साहब वहाँ पे इनके जीजो कारब हैं, उनके चूंकि पाकिस्तानी रेजिडेंसी की बात बनेगी, फाटिफ चूंकि एक्टिव है, मुख्तलिफ इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, सारी जो कोऑर्डिनेशन एजेंसीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन हो, टैक्स रिलेटेड हो, जो एजेंसियाँ सारों का लाइजन है आप फाटिफ की वजह से, फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स है। अब सुन लें, अब ये पैसे वो हैं जो उन अकाउंटों में जो हमारे बरूने मुल्क पाकिस्तानी उनके अकाउंटों में पड़े हुए हैं, वो उनकी अपनी तनख्वाह भी हो सकती है, वो उनके वहां से जायज तरीके से कमाए भी हो सकते हैं पैसे, इसमें वो डिटरमिन नहीं है। इसमें यह नहीं है कि ये पैसा यहां से वहां गया है या उन्होंने वहां से कुछ चोरी की है, ये बड़ा अभाम है। दूसरी बात, 200 अरब डॉलर इसहाक डार ने असम्बली में लहराया और बाद में मुकर गए, वो आ गया वापस। बढ़ के तो शहजाद अकबर ने बड़ी मांगी थी। अब ये 8 अरब डॉलर की कहानी सुना दी गई है। 700-7200 गालबन या 72,000 लोग जो थे, दुबई में प्रॉपर्टीज थी, मैंने FBR नैब में मुद्दई हूँ, FIA में अपना FBR में मुद्दई हूँ, वो मुझे लेटर लिखते हैं जनाब आप मुझे और डिटेल दें, आप हमें और, मैं कह जी आप फिर इदारे बंद कर दें, सारा कुछ मैं ही कर लेता हूँ। भाई आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, मैं लेटर दिखा दूंगा कल सारे स्क्रीन पे। मामला ये है FIA ने क्या किया, मैं निकाल के देता हूँ ना, मुझे पता क्या है, बदकिस्मती क्या है इन इदारों के ऊपर। गैर मुल्की इदारे कितनी, मैं रोने वाली बात है उसामा साहब, मैं आपको दुबई के प्रिंस के लेटर दिखाऊं, मैं बाहर की दुनिया के बैंक को भी सुन ले लेटर दिखाऊं, पता क्या मुझे रोना आता है उनका कि आपके इदारों पे हमें खालिद ट्रस्ट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन बेचते हैं, आप जो मांगेंगे आपका इदारा है CID पाकिस्तान, आपको हम हर इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड देंगे। ये मैं रोना आता, मैं रोवा उस लेटर पढ़ के, उनका आपको हम सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, आपके इदारे हमसे लेकर ब्लैकमेल करते हैं, सौदाबाजी करते हैं और करप्शन करते हैं, लिहाजा हम उनसे शेयर नहीं करते। लिहाजा मैं जब भी मांगता हूँ एज इदारा CID पाकिस्तान, वो देते हैं। ऑफशोर कंपनियों की शकील और मान की नहीं मैं मंगवा ली थी, मैंने वो जो उनकी ऑफशोर कंपनी का रिकॉर्ड है जो नैब और FIA को नहीं मिल सका था, मैंने मंगवा लिया, उन्होंने दे दिया। BVI से हालांकि नहीं मिलता हम इदारों को हमारा। मामला ये है इदारों की ट्रस्ट की बात है, ये अब ट्रस्ट नहीं है इदारों के ऊपर। और ट्रस्ट अगर FBR ने क्या किया, पहले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, और ये कोई शक नहीं कि ये एक गेटवे साबित हो सकता है, एक ऐसा रास्ता कि जिससे पाकिस्तान में रोजगार के बहुत ज़्यादा मौके खुल सकते हैं। Amazon कंपनी फाइनली वो पाकिस्तान में आ रही है और ये दुनिया की बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है ई-कॉमर्स की ये कंपनी है। इससे कितना पाकिस्तान को फायदा होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। Amazon कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ऑनलाइन सेलिंग कंपनी, ये पाकिस्तान अब आ रही है और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने खुद इस चीज़ का ऐलान किया है ट्विटर पर और बड़े वो खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे अरबों की सरमायाकारी हो सकेगी, रोज़गार के मौके पैदा हो सके, छोटे और दरमियाने दर्जे के जो लोग कारोबार में मसरूफ़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन घर बैठे इस तरह से रोज़गार कमा सकती हैं। बाबू डोगर साहब, दुनिया बहुत आगे चली गई और पाकिस्तान में इसका आना ये बहुत बड़ी बात है। आईटी में जिस तरह हम देख रहे हैं, हम बहुत पीछे रह गए थे, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आ रहे हैं और हम ये देखते हैं कि अब दुनिया में चूँकि बहुत ज़्यादा लेबर पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर रेट हाई है, तो पाकिस्तान को देखा जाए तो निस्बतन कम पैसों में यहाँ पर ऑनलाइन काम आपको मिल जाता है।
तो अमेज़ॉन का आना ये यकीनन पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए, ये एक बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर है। उसामा साहब, ऑनलाइन जो अमेज़ॉन का जो ऑनलाइन प्रोडक्ट का काम है, मुझे अच्छी बात है कि पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया, उसमें एनलिस्ट हो गया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इससे हमारे इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं समझ लग सकी कि यहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट होगी। वो क्या, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी? जहाँ तक बात है कि अमेज़ॉन वेबसाइट पे हम अपनी कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है। सारी दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर आती हैं और ऑनलाइन वहाँ पर शॉपिंग होती है। मुझे बताया कि पाकिस्तान के पास है क्या जो वहाँ पर बेचेगा। सबसे पहला तो सवाल ये है, हमारी क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कौन दुनिया के साथ हम compete कैसे करेंगे, रेट्स के हवाले से हम दुनिया में उनके साथ compete कैसे करेंगे, क्वालिटी के हवाले से हम कैसे compete करेंगे। बेतहाशा सवालात हैं। हम बस ये हुकूमतें जो हैं वो एकदम नारा लगा देती हैं, नाचना शुरू कर देती कि बस ये हो गया। शहबाज गिल ट्वीट कर देता है कि ना इनकलाब आ गया, पिछले 70 साल में जो नहीं हो सका वो हो गया, मैं आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर हमने प्रोडक्ट का मुकाबला करना है, ऑनलाइन सेलिंग होनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे लेके जाना है, वहाँ पर आपने अपनी क्वालिटी जो है उसको भी साथ लेके जाना है, अब वहाँ पे प्राइस टैग भी साथ जाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बाद जाकर हमारे पास है क्या बेचने के लिए। पहला तो सवाल ही ये है कि कौन सी ऐसी फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि हम, क्योंकि अमेज़ॉन तो ऑनलाइन प्रोडक्ट है जो हर दुनिया की हर चीज़ वहाँ पर बिकती है, वो हर चीज़ जो है वो वहाँ पर देते हैं और उसको लोग ख़रीदते हैं। हमारे पास वहाँ पर बेचने के लिए कौन सी क्वालिटी की चीज़ें हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज़ें। सवाल तो मेरा ये है, क्या बेचेंगे आप वहाँ पर? आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेच सकते हैं? बड़ा सख्त मुकाबला है। अच्छा चले, इस पर यानी सिर्फ ये खबर नहीं, इस पर हमें मेहनत की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत होगी, फिर हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन इससे पहले भारत और बांग्लादेश में तो ये था, ये फैसिलिटी पाकिस्तान में अब आ रही है। यकीन इससे हमें एक कंपेटिटिव मार्केट में जाने का तो मौका मिलेगा जहां हम पहले थे ही नहीं। असद खरल साहब, एक और बड़ी खबर आज आप ब्रेक करने जा रहे हैं एलडीए के हवाले से। क्या है खबर, ये क्या जुल्म कर रहा है एलडीए, बताएं जरा। देखें, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी शहर में या किसी भी रेगुलेटर के अंदर अगर कुछ सोसाइटी चंद काम कर रही हैं, वो चंद गिनी चुनी है जो उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। केडीए हो, एमडीए हो, सीडीए हो, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, लियारी डेवलपमेंट एलडीए वहाँ पे हो, जितने भी इदारे हैं वहाँ पे लोग जो है नौसरबाजी होती है, नैब में केस जाते हैं। किस लिए कि 2 नंबर सोसाइटियाँ धड़ाधड़ जनाब बनती हैं और कोई ब्लॉक एक होता है 10 आगे बना लेते हैं, रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया, लोग धक्के खाते हैं, नैब में हज़ारों लोग धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे ये इदारे रेगुलेटर सोए रहते हैं। अब जो चंद गिनी चुनी सोसाइटियाँ जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, यानी जिसमें एक वलेंसिया टाउन है, चूँकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, यानी 100 फुट का बाजार, उसामा साहब, सड़क 60 फुट की सड़क और सबसे कम 40 फुट की सड़क। उसके बाद पार्क, हर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा पार्क है, वहाँ पे पानी में टैप वाटर पीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने घर में वलेंसिया टैप वाटर, क्योंकि 650 फुट पे बोर पे ट्यूबवेल है और पानी उसका साफ है और मीठा है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, अच्छा अब वहाँ पे हो क्या रहा है, बदमाशी क्या हो रही है? लाहौर हाई कोर्ट में सोसाइटी धक्के खा रही, जो आपने बदमाशी देखे एलडीए की। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे 100 गालबन 47 के करीब जो प्लाट है जी, हमारे जो पब्लिक जो बिल्डिंग के लिए, जहाँ पे स्कूल बनने हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल हमने बनाने हैं, कम्युनिटी के लिए क्लब बनाने हैं, लेडीज़ क्लब बनाने हैं, मार्केट बनानी है लोगों के रेजिडेंशियल के लिए, ठीक है, पार्क्स और चीज़ें बनानी है। तो अब एलडीए ने क्या किया कि वो 147, उन्होंने कहा जी ये जो है ना, जिनकी तकरीबन एरिया बन जाता है गालबन 100 पता नहीं कितने में एग्जैक्ट लिखा भी था, ये 183 कनाल एरिया बनता है तकरीबन गालबन, और इसमें कोई 52 कनाल का भी प्लाट है बड़ा जो है कम्युनिटी के लिए, कोई 1 से लेकर 12 कनाल तक, वो 183 कनाल रकबा बन जाता है। फिर अब क्या एलडीए ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो प्लाट है ना, ये हमने आपसे लेने हैं मॉर्गेज और हमने नीलाम कर देने हैं, बेच देने हैं। उन्होंने कहा जनाब ये तो सोसाइटी और उसका नहीं खत्म हो जाएगा, ये तो आपने एक मतलब भत्था वाली बात हो गई। उन्होंने कहा एलडीए से रेगुलेटर से वो भट्टा डाल दिया और चले गए लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। जस्टिस शम्स मिर्जा साहब के पास केस लगा, ये हम दिखा भी रहे हैं। उन्होंने एलडीए को बुलाया, उन्होंने कहा ये आप भाई आपने सोसाइटी के दफ्तर को सील किया है और आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक, ये तो आप नहीं ले सकते, आपका गलत है आर्गूमेंट। उन्होंने कहा जी
उन्होंने अकड़ गए। उसके बाद दोबारा ये जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है उनके पास चला गया केस हाई कोर्ट में। उन्होंने नहीं खोला जी, हाई कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी ठीक कह रही है और ये LDA गलत है, लिहाजा इनको डीसील किया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया। दोबारा गए तो शाहिद करीम साहब ने कहा आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें। तो उन्होंने कहा जनाब हम रेगुलेटर है, हम क्या उससे लड़ाई करें। तो उन्होंने कहा जी हमने तो दे दिया फैसला, तो लिहाजा अब सुबह कल फिर केस है। सोसाइटी का 2 महीने से दफ्तर सील पता किस लिए हुआ है, यानी जो 147 लोगों के हमारे आपके प्लाट LDA ने बदमाशी से वो कर लिए मॉर्गेज। यानी डॉक्टर साहब अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने जाएंगे ना LDA में अपने प्लाट की, तो वो कहेंगे जी ये तो मॉर्गेज है, ये भी मॉर्गेज है, ये भी आप 50 लाख 25 दे दें फिर ठीक है। अब उन्होंने भत्था लगा लिया। आगे सुन ले, पब्लिक बिल्डिंग वाले भी रख के बदमाशी से बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट का हुक्म मान नहीं रहे। ये जनाब मैं लिस्ट भी मंगवा ली है, ये लिस्ट है जी पब्लिक बिल्डिंग की प्लाट है, ये 179.6 के लड़कियों के हम अथेंटिक बात करते हैं। इस पे सोसाइटी का काम नहीं हो सकता, यानी ना हॉस्पिटल फ्री बना सकते हैं, डिस्पैच कुछ नहीं, खत्म। LDA बदमाश बन के और कहता हम बेच देंगे आपका, तो बेड़ा ही सोसाइटी का घर हो गया फिर तो। अच्छा 147 प्लाट दूसरे है जो रेजिडेंशियल है आपके मेरे, उन्होंने वो भी कर लिए गुस्से में आके। 2 महीने से सोसाइटी के दफ्तर नहीं खोल रहे। हाई कोर्ट में केस है। मेरी DG LDA से भी बात हुई, अहमद अजीज तारड़ साहब से मौकफ के लिए। मेरी वाइस चेयरमैन SM इमरान साहब से भी बात हुई, वो DG साहब भी चौंक गए। उन्होंने कहा ये कैसे, मतलब नीचे लेवल पे इस हद तक। मैं कहा ये तो दुकाना खोल के बैठे ना थोड़े थले अमला, यानी मैं कोई बंदा जाएगा प्लाट नाम करवाने तो वो LDA में जाना पड़ेगा ना नक्शे के लिए। वो कह जी 50 लाख दोगे तो प्लाट तो ना लगेगा, वरना ये भी मॉर्गेज है, ये भी मॉर्गेज है, ये भी मॉर्गेज है, जिस पे मर्जी हाथ रख दे। जो बंदा पैसे मुंह मांगे दे देगा वो मॉर्गेज खुल गया। अच्छा हाई कोर्ट का फैसला मान नहीं रहे। अब मुझे ये बताया सोसाइटी अच्छी है उसको इनकरेज करना चाहिए, और जो गलत सोसाइटी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असद खरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब आपका भी शुक्रिया। यकीनन ये एक अहम मामला है, इस पर देखना चाहिए और LDA को भी बेजा इस तरह की चीज़ों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।